हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है, ऐसे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। उदाहरण के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। इस तरह से ऐसे बहुत डे टू डे लाइफ में आपको एग्जांपल मिलेंगे जिनके पीछे कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन इन्वॉल्व है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसको पहचानना है तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमको ये देखना है कि अगर सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर या कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का जो आसान तरीका है, जो लिखने का आसान तरीका है, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए उसको लिखने का एक मेथड है, एक टूल है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं फायर में एयर की प्रेजेंस में, सो इट गेट कन्वर्टेड टू दी वाइट ऐश। और ये जो वाइट ऐश है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है कि कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम रिबन इनटू ऐश विच इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। अब इस प्रोसेस को अगर हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा, इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन जहां हम केमिकल रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस के नाम यूज करते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन जो है ये आपको सिंपल वे में बताता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन से कंपाउंड आपस में रिएक्शन में जा रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। अब कोई भी रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्शन एरो सेंटर में जो रिएक्शन एरो है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ जनरली हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को। तो रिएक्टेंट्स वो कंपाउंड है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रिएक्शन एरो के राइट हैंड साइड पे हम जनरली लिखते हैं प्रोडक्ट्स को। अब प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। और जितने मल्टीपल रिएक्टेंट्स अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनको हम प्लस सिंबल से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्लस सिंबल जो है ये बताता है मल्टीपल रिएक्टेंट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के नंबर्स के बारे में। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मींस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर गोइंग इनटू अ रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन दोनों डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दे बोथ आर गोइंग इनटू द रिएक्शन। और किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई स्पेशल कंडीशन हम सप्लाई करते हैं तो उसको हम यहाँ रिएक्शन एरो के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ आप जैसे इस रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट, या हम लिख सकते हैं बर्न। तो इस तरह से जनरली हम इक्वेशन को लिखते हैं और वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। अब ये जो वर्ड इक्वेशन है, इसको जनरली हम सिंप्लीफाई करने के लिए वर्ड्स की जगह पर हम सिंबल्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में आज की डेट में हम सिंबल्स और फॉर्मूलेज यूज करते हैं वर्ड इक्वेशन को लिखने के लिए। तो अगर हम पुराना एग्जाम्पल की ही बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg एंड ऑक्सीजन का सिंबल है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है MgO। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो केमिकल सब्सटेंस है या जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनके सिंबल्स और उनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। और
एलिमेंट्स के और एटम्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी वैलेंसी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपके पास फॉर्मूले, सिंबल्स और वैलेंसी की नॉलेज है तो आप आसानी से किसी भी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम अनबैलेंस्ड और स्केलेटन इक्वेशन जनरली कहते हैं। अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशंस। तो ये जो अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशंस हैं, ये आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जानकारी तो देगी, लेकिन ये आपको क्वांटिटीज की जानकारी नहीं देगी कि कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने एटम्स या मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन रहे हैं। तो इसीलिए क्वांटिटीज की नॉलेज के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस क्यों करना है? बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए रिएक्टेंट साइड में जितने टोटल मास एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में भी उतने एलिमेंट्स और उनके प्रोडक्ट्स के मासेस बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के हिसाब से मासेस ऑन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सब्सटेंस मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, ताकि नंबर ऑफ एटम्स एंड मासेस ऑन बोथ साइड विल ऑलवेज रिमेन इक्वल। और ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो नाउ वी डिस्कस हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। So इस एग्जांपल में Zn is a symbol for zinc, H2SO4 is a symbol for सल्फ्यूरिक एसिड, एंड प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड में जिंक सल्फेट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मासेस और एटम्स को कंपेयर करके देखते हैं तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक जो है दैट इज 1, और राइट हैंड साइड में जिंक numbers are 1. On left hand side hydrogens are 2, and on the right hand side hydrogens are 2. On the left hand side sulfur is 1 and sulfur is 1 on the right hand side too. And oxygen, number of oxygens on left hand side are 4, and on the right hand side it is also 4. So both reactant and the product sides have a equal number of atoms. So this is an example of a balanced equation. Now let's take one more example. Reaction of iron with water to make Fe3O4 plus H2. Now in this case, again upon comparing, you can clearly see that now in this case the number of atoms on the reactant side and the product side are not equal. So this is an example of a unbalanced equation. So ऐसी situation में now we have to balance such equations. और balance करने के लिए generally what we can do, we should start from the molecule which has a maximum number of atoms. तो अगर हम इस equation में देखें, water molecule has a 3 atoms and Fe3O4 has a 7 atoms or elements you can say. तो इसीलिए we can start from Fe3O4, और Fe3O4 में भी we can start from the oxygen which are highest number elements. So therefore first of all we will try to balance oxygen, then we balance iron, and the last we balance hydrogens. So one by one we have to balance each and every element of a reaction. First step is the balance oxygen atoms. According to the equation, we can clearly see that on the reactant side we have a 1 oxygen atom, while on the product side हमारे पास है 4 ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब अगर हमको दोनों ऑक्सीजन की क्वांटिटीज को बराबर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे जो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है
उसको हमें 4 नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हमारे ऑक्सीजन एटम्स दोनों साइड बराबर होगा। मल्टीप्लाई करने के समय हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन पूरे मॉलिक्यूल का होगा, पूरे ब्लॉक का होगा, किसी सिंगल एलिमेंट का नहीं होगा। तो H2O में ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में अवेलेबल है। तो इसीलिए हम 4 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? Fe plus 4H2O gives Fe3O4 and H2। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल to the oxygen atom on the right hand side, 4 and 4. So oxygen atoms are now balanced. Next, अब हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आयरन। आयरन को बैलेंस करने के लिए अगेन अगर हम इस पुरानी इक्वेशन को देखें तो रिएक्टेंट साइड पे वी हैव ए 1 आयरन, while on the product side we have a 3 आयरन्स। तो अगर हमें दोनों आयरन्स की क्वांटिटी को बराबर करना है तो रिएक्टेंट साइड वाली कंपाउंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट साइड को वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन फाइनल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 3Fe प्लस 4H2O यील्ड्स Fe3O4 प्लस H2। तो इस तरह से आयरन और ऑक्सीजन अब दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब हम बचते हैं हाइड्रोजन के साथ। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास है 8 हाइड्रोजन्स और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास है 2 हाइड्रोजन्स। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही जवाब, हमें प्रोडक्ट साइड को अब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर सकें। तो इस तरह से अब जो प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन, उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बैलेंस करना है। तो बिफोर बैलेंसिंग और आफ्टर बैलेंसिंग जो है इसको केयरफुली हमको एनालाइज करना होगा और इस तरह से हम फाइनल इक्वेशन जो लिख पाएंगे अब वो ऐसी होगी जिसमें 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी बराबर है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ। तो इस तरह से हम जनरली इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के बाद फाइनल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो उनकी फिजिकल स्टेट, जो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना होता है। और फिजिकल स्टेट को मेंशन करने के लिए वी यूज सिंबल्स SLGAQ। S stands for solid, L stands for liquid, G stands for gas and AQ stands for aqueous solution यानी कि solution in water। तो इस तरह से हम फाइनली इक्वेशन जो लिखेंगे कुछ इस तरह से होगी कि 3Fe ब्रैकेट में लिखेंगे S यानी कि सॉलिड प्लस 4H2O स्टीम गैस, gaseous state of water is a steam, Fe3O4 is a solid and 4H2 is gas। This completes the balancing and writing of chemical equation। So now there are some problems you can try yourself। So we have 4 examples. BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus KCl. Al plus Br2 gives AlBr3. CuCl2 plus Na2S gives CuS plus NaCl. Fe2S3 gives Fe plus S। Just pause the video and try to solve all these 4 equations और इसके बाद match your answer। तो क्या आपका आंसर यही है? अगर आपका आंसर यही है सो आप रिएक्शन और इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हो। लास्ट में हम कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 1 कहती है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड इज द बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और थर्ड रिएक्शन इज सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये 3 रिएक्शंस को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमको ये 3 वर्ड इक्वेशंस दिया हुआ है तो इन वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन में लिख के फिर उसको बैलेंस भी साथ के साथ करना होगा। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2,
क्लोरीन का सिंबल Cl2 और ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि है HCl। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? जी नहीं, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन्स है और 2 क्लोरीन्स है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर एक HCl मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो दोनों क्वांटिटीज को बराबर करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट बाय 2 नंबर। तो इस तरह से ये रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड का सिंबल BaCl2 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस एंड बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरह से हम बैलेंस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और फाइनली सोडियम के लिए वी कैन यूज 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. So this is the solution of your problem. NCERT problem number 2. Write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. तो अब इक्वेशन को और उसके सिंबल्स को भी हमें मेंशन करना है, उसकी स्टेट को, फिजिकल स्टेट को भी। तो पहली प्रॉब्लम क्या कहती है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। अब BaCl2 का है सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर, तो वाटर में सॉल्यूशन जो बनता है we can write the aqueous plus sodium sulfate Na2SO4 aqueous, दोनों के सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं हम। और प्रोडक्ट साइड में क्या बनता है, इट गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, सॉल्यूशन में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट के लिए S लिखेंगे, और पीपीटी प्रेसिपिटेट को अगर मेंशन करना चाहते हो तो आप पीपीटी भी लिख सकते हो, बट S इज मोर अप्रोप्रिएट। और प्रोडक्ट में दूसरा क्या कंपाउंड बनता है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो NaCl एक्वस। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर हम देखें क्वांटिटीज को, तो Ba आर इक्वल, बेरियम इज इक्वल, chlorine is not equal, sulfate is equal, sodium is not equal. So this reaction is not a balanced equation. So now we have to balance this equation. और balance करने के लिए what we can do, we can simply multiply NaCl with number 2. So now quantities of barium, sulfate and sodium and chlorine all are equal. So this can be written as BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous gives BaSO4S plus 2NaCl solution. और इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमने कर लिया है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो दोनों सॉल्यूशन एक्वस हैं टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। आई होप नाउ you got the idea of balancing a chemical equation. Thank you.